Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। जैसा कि पता ही है कि हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? फोटोग्राफ होता है अमरजेंट रेडिएशन का, जिसे हम एक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अब स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, अमीशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अमीशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वर्ड आया है। इस एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोख लेना। मतलब यहाँ पर कुछ हम सॉल्यूशन यूज करेंगे या कोई सब्सटेंस यूज करेंगे वेपर फेज के अंदर, और वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर सोख लेगा। जैसे फॉर्मेशन किस तरह से होती है इसकी, एक सोर्स है वाइट लाइट का जिससे वाइट लाइट आ रही है। इस लाइट को हमने एक स्लिट में से पास किया, मतलब एक होल में से पास करके एक सॉल्यूशन के ऊपर गिराया। हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और कोई सब्सटेंस ले सकते हैं वेपर फेज के अंदर। हमने क्या किया, NaCl सॉल्यूशन ले लिया। तो NaCl का सॉल्यूशन क्या करता है, येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो लाइट इस सॉल्यूशन में से पास होकर प्रिज्म के ऊपर गिरी और प्रिज्म में से ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरी। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, और इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने देखा कि येलो जो रीजन है उसके अंदर फाइन लाइंस हैं। और ये लाइंस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ वेवलेंथ की लाइट NaCl के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है, और इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमीशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, कि जो हाइड्रोजन का अमीशन स्पेक्ट्रम है ये किस तरह से बनता है। तो हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर ली और इसे एक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट करके ग्लो किया। तो यहाँ से जो लाइट अमिट हुई उसको एक स्लिट में से पास करके प्रिज्म के ऊपर गिराया, और प्रिज्म में से ये लाइट पास होकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरी। तो यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, और उस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ फाइन लाइंस प्रेजेंट है। मतलब बहुत सारी इसके अंदर बारीक बारीक लाइनें प्रेजेंट हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन का अमीशन स्पेक्ट्रम है। अगर हम हाइड्रोजन के अमीशन स्पेक्ट्रम को डिटेल में स्टडी करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 5 तरह की लाइनें बनती हैं, और ये 5 टाइप्स ऑफ बैंड जो इनके अंदर बनती हैं इनके नाम अलग अलग साइंटिस्टों के नेम के ऊपर रखे गए हैं। जिस भी साइंटिस्ट ने इन के बारे में बताया था उसी साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट रीजन है, और इसके अंदर जो लाइंस बनती हैं वो लाइमन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, और उसी के नाम पर इसको बोला जाता है कि ये लाइमन सीरीज़ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर सीरीज़ बनती है वो विजिबल रीजन के अंदर बनती है, और बेल्मर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बेल्मर सीरीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर सीरीज़ बनती हैं वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर बनती हैं, और यहाँ पर बनती हैं पाश्चन सीरीज़, ब्रैक्टी सीरीज़ और पफंड सीरीज़। और लेटेस्ट अभी जो डिस्कवरी हुई है वो हम्परी सीरीज़ की डिस्कवर हुई है। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसे हम रायडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। रायडबर्ग साइंटिस्ट का नेम है, और उसी के नाम पर यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। न्यू बार किसके बराबर है, R 1/n1² - 1/n2²।
अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम देखें कि आर क्या है, तो आर यहाँ पर रायडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 109677 पर सेंटीमीटर, या हम इसको मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तब हम बोलेंगे कि 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर की वैल्यू है। अगर यहाँ पर n1 और n2 को देखें तो ये होल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 ये होल नंबर्स हैं और अलग अलग सीरीज़ में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइमन सीरीज़ को। तो लाइमन सीरीज़ के अंदर n1 की वैल्यू 1 है और ये एनर्जी लेवल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n2 की वैल्यू इससे नेक्स्ट होगी 2 3 4। इनका क्या मतलब है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है। सेकंड सीरीज़ बेलमर सीरीज है और n1 की वैल्यू 2 होती है और n2 की वैल्यू 3 4 5 है। इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड एनर्जी लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा और वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट जो सीरीज़ है ये पाश्चन सीरीज है और पाश्चन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 3 होती है और जो n2 है इसकी वैल्यू 4 5 6 इस तरह से होती है। इसका क्या मतलब है कि थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा और वो फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स्थ से आ सकता है। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो ब्रैकेटी सीरीज़ है और n1 की वैल्यू 4 होगी और n2 की वैल्यू 5 6 7 होगी। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्थ एनर्जी लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा और वो 5 6 7 इनसे आ सकता है। नेक्स्ट सीरीज़ पफंड सीरीज़ है और पफंड सीरीज़ के लिए जो n1 है इसकी वैल्यू 5 होती है और n2 की वैल्यू 6 7 8 होती है। इसका क्या मतलब है कि जो फिफ्थ एनर्जी लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा और वो 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है। अगर हम रायडबर्ग फॉर्मूले को हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर अप्लाई करें तब हम कह सकते हैं कि जो न्यू बार है ये किसके बराबर है, r 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर और z स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। आर उसी तरह से रायडबर्ग कांस्टेंट है, n1 और n2 यहाँ पर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर z का यूज और हो गया है। z क्या है, एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पर एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइंस। किसी भी स्पेक्ट्रम की जो लिमिटिंग लाइन है, स्पेक्ट्रल limiting line of any spectral series in the hydrogen spectrum is the line when n2 in the Rydberg formula is infinity। रायडबर्ग फॉर्मूले के अंदर n2 है वो इन्फिनिटी हो जाए तब जो यहाँ पर लाइंस बनेंगी उन्हें हम बोलेंगे कि वो लिमिटिंग लाइंस हैं। अब हम रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पता ही है कि हम रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं और सबसे पहले है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। किस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है, रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो इस तरह से स्पाइरल पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को अमिट करेगा और एनर्जी को अमिट करते करते लास्ट में वो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब फाइनली से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर गया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और
इसलिए न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एटम स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका एक फिक्स एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इसकी ड्रॉबैक है कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है एलिमेंट का, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं। तो इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। इसने बताया कि केवल स्पाइरल पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। थैंक यू।